class we have discussed about the young double slit experiment और आपको ये बताया था कि किस तरह से इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है। आपने देखे थे डार्क और ब्राइट अल्टरनेट बैंड्स मिल रहे थे, वो इंटरफेरेंस पैटर्न था। आज हम उस इंटरफेरेंस पैटर्न का एनालिटिकल ट्रीटमेंट करेंगे, यानी हम मैथमेटिकली ये देखेंगे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट किस तरह से होता है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को हमने समझने के लिए लाइट को क्या माना, वेव माना। तो आज हम टू वेव्स लेंगे और दो बोथ वेव्स कैसी वेव लेंगे, कोहेरेंट वेव लेंगे। सो आपको किसी भी वेव की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। जैसे आप ये कहें कि आपके पास में कोई भी वेव है, फर्स्टली उसका क्या लिखा जाता है, एम्पलीट्यूड। फिर वो वेव साइनोसॉइडल वेव है तो साइन लिखा जाता है। देन उसकी क्या लिखी जाती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देन क्या लिखा जाता है, टी। इस तरह से लिखा जाता है। ये किसी भी वेव की क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ये आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर है। यदि आप ये कहें, आप ये लिख रहे हो y इज इक्वल्स टू 10 sin 30t। सो व्हाट इज 10 30, व्हाट इज 10? 10 इज द एम्पलीट्यूड। यहाँ जो लिखा हुआ होता है वो उसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। ये उसका होता है क्या, एम्पलीट्यूड। और यहाँ जो होता है वेव का, वो उसका क्या होता है, फेज होता है। सो यहाँ इस वेव की इक्वेशन को देख करके आप बता सकते हैं व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव, 10, एंड व्हाट इज द फेज ऑफ दिस वेव, इट इज 30। नाउ यदि आपको ये कह दिया जाए कि ये इक्वेशन है किसी सेकंड वेव की 11 sin 45, तो ये कहेंगे यहाँ इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 11, और यहाँ इसका जो फेज है वो कितना है, 45। सो दिस इज फेज, ये क्या है, फेज है। और दिस इज एम्पलीट्यूड, ये जो है वो क्या है, एम्पलीट्यूड है। सो आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्या दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, 30 और 45 का फेज डिफरेंस कितना है, 15 है। सो 15 इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास कम से कम कितनी वेव्स होनी चाहिए, 2 वेव्स होनी चाहिए। एक इक्वेशन हम मान लेते हैं y1 इज इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा t, है ना। हम किसी एक वेव की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मान लेते हैं y1 इज इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा t, और सेकंड जो वेव है उसकी इक्वेशन हम मान लेते हैं क्या, a2 sin ओमेगा t प्लस 5। देखिए यहाँ ओमेगा टी फ्रीक्वेंसी इसकी भी ओमेगा है और इसकी भी ओमेगा है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होंगी तो दोनों वेव कैसी वेव होंगी, कोहेरेंट वेव होंगी। क्लियर, यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी और इसकी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। सो डिफरेंस का है, फेज डिफरेंस है। इसका फेज ओमेगा टी है और इसका फेज ओमेगा टी प्लस 5 है, तो इसका 5 एक्स्ट्रा है, तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 5 है। एंड 5 इज कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टाइम। सो इनके बीच का फेज डिफरेंस या तो कांस्टेंट हो या 0 हो, तो ऐसी वेव को हम कौन सी वेव बोलेंगे, कोहेरेंट वेव बोलेंगे। सो यहाँ बोथ वेव्स आर कोहेरेंट वेव। सो हम मान लेते हैं लेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 waves of amplitudes A1 and A2, उनकी हमने यानी उन वेव की जो एम्पलीट्यूड है वो एक का क्या है, A1 और सेकंड का क्या है, A2, तो उनके जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो क्या होगी, ये होगी। हमने ये लिख दिया। व्हाट इज फाई, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम, वेयर यहाँ में है क्या है, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम, यानी इन दोनों के बीच में फाई क्या है, फेज डिफरेंस है। ये बात आपको अच्छे से क्लियर होगी। अब आप ये देखिए, दोनों वेव एक दूसरे पर सुपरपोज हो रही है। दोनों वेव जब एक दूसरी वेव पर सुपरपोज होंगी तो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन क्या बन जाएगी,
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। मैंने बताया था आपको कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट किस पर बेस्ड है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। तो दोनों जो सुपरपोज होंगी एक दूसरे पे, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होंगी, तो जो सिंगल वेव बनेगी उसकी इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। सो हम इसको ये कह सकते हैं when both waves superpose on each other, then the displacement of resultant wave कौन से प्रिंसिपल से, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम कह सकते हैं वो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू क्या होगा, y1 प्लस y2। ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y1 एंड y2, यहाँ y1 और y2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर देखिए यहाँ a1 sin ओमेगा t प्लस ये हो जाएगा क्या, a2 sin ओमेगा t प्लस 5। यू है फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है साइन a प्लस बी का। यदि ध्यान नहीं है तो आप अलग से लिख भी ले कि साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b। ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज में लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे a की जगह ओमेगा टी है और b की जगह पे क्या है, 5 है। तो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है इस फॉर्मूला के साथ में। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला काम आ जाएगा, जहां पे a की जगह पे क्या है, ओमेगा टी है, और b की जगह पर क्या है, 5 है। तो यहां देखेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आपके पास में होगा क्या, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 कॉमन ले लें आप, a2 कॉमन लेंगे तो देखिए ये प्लस आ गया ना, ये प्लस और a2, और ये हो जाएगा साइन a। तो a की जगह पे क्या है, ओमेगा टी इंटू कॉस b, यानी b की जगह पे 5 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5। ये t है, ये इसको प्लस ना समझे है ना। अब यहां से देखें a2 क्या है, कॉमन है, तो इसको आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी ये यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज में लिया आपने, साइन a प्लस बी का। सो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी y इज इक्वल्स टू, आई एम राइटिंग बाय द ब्लू पेन, देखिए y इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा a1 साइन ओमेगा टी here प्लस a2, ये प्लस है, प्लस a2, इसको cos फाई, और जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको साइन से पहले लिखेंगे हम। कैसे पता लगा कांस्टेंट, t के अलावा जो भी है सारा क्या है, कांस्टेंट है। तो a2 cos फाई कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लीजिए, इनटू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस, यहां देखिए a2 मल्टीप्लाई होगा और साइन फाई कांस्टेंट है, इसको भी पहले लिखिए, है ना, a2 साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी, यहां से ये आ गया। तो a2 मल्टीप्लाई कर दिया, और जो फाई वाले टर्म थे उसको मैंने पहले लिख दिया, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है वो एम्पलीट्यूड होता है। कांस्टेंट कौन से टर्म्स होते हैं जिसमें t नहीं है, क्योंकि वेरिएबल यहाँ क्या है, टाइम है। अब यहां से देखेंगे आप, ये जो वैल्यू है आपके पास में y की, वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। देखिए यहाँ इन वैल्यूज में कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए आप, साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है इस टर्म में। देखिए ये जो है ये कॉमन है, और यहाँ पे भी कॉमन है, ये कॉमन आ रहा है। तो कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे देखेंगे साइन ओमेगा टी कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू आपके पास बचेगी क्या, a1, ये वैल्यू बचेगी a1, और ये होगा y
इज इक्वल्स टू A1 यहां बचा और यहां बचा आपके पास में A2 cos फाई और ये हो गया साइन ओमेगा टी प्लस। अब देखो ये प्लस के बाद में ये वाला बच रहा है फैक्टर क्या, A2 साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी। क्लियर। अब ये वैल्यू आ गई। अब हमने ये माना कि ये कितने वेव हैं, ये एक सिंगल वेव हो चुकी है, लेकिन यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो कई पार्ट्स में डिकम्पोज हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये इक्वेशन क्या बने, एक सिंगल बने। तो इसके लिए हम ये मान लेते हैं इस वाली जो वैल्यू है इसको हम r cos थीटा मान लेते हैं। लेट अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू है ये मान लेते हैं A1 प्लस A2 cos फाई को r cos थीटा। अब आप ये भी सोच रहे होंगे सर इसको r cos थीटा ही क्यों माना, है ना। और ये जो है कौन सी वैल्यू, A2 sin फाई, इसको हम मान लेते हैं r sin थीटा, है ना। इसको हम नाम दे देते इक्वेशन नंबर 3 और इसको हम नाम दे देते इक्वेशन नंबर 4। अब आप सोच रहे होंगे r cos थीटा और r sin थीटा ही क्यों माना, क्योंकि साइन है, साइन के साथ में cos हो और cos के साथ में क्या हो, साइन हो, तो फॉर्मूला बन जाता है साइन a प्लस बी का। अज्यूम की हुई वैल्यू कभी सही नहीं होती है, उनको इक्वेशन को सोल्व करके वो वैल्यू निकालनी ही होती है। तो मानने के लिए हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन फाइनली उनको सोल्व करके वैल्यू तो हमें क्या करनी है, निकालनी ही है। तो हम कैसी वैल्यू मानेंगे, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग मानेंगे कि अपना फॉर्मूला बनना इजी हो जाए। ऐसी वैल्यूज मान ली यहाँ पे फॉर्मूला इजी क्यों हो जाएगा, क्योंकि r cos थीटा हो जाएगा इंटू साइन ओमेगा टी और यहाँ r साइन थीटा इंटू कोस ओमेगा टी, r कॉमन आएगा तो ये साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा इसके चलते। तो यहां तक ये समझ में आ गया, तो इसको तो नोट करिए, मैं इस साइड में ये रफ कर रहा हूं ये वाला। अब देखिए आपके पास जो वैल्यू आ रही है ये, इसमें मैं ये वैल्यूज पुट कर देता हूं, कौन सी, ये जो मैंने अज्यूम की है। और ये अज्यूम क्यों की है ये भी आप समझ रहे होंगे, एक सिंगल फॉर्मूला बनाने के लिए, क्योंकि ये एक ही वेव की इक्वेशन है, दोनों वेव एक दूसरे पर सुपरपोज हो चुकी हैं और क्या बन चुकी है, ये एक सिंगल वेव बन चुकी है। तो इस वेव की जो इक्वेशन है y, वो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा r, इसको क्या मान रहे हैं आप, cos थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस यहां क्या होगा r साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। अगेन यहाँ पे r को क्या ले लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, तो ये देखो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। ये कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, पहले बाद में लिख दिया, इससे लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, साइन a प्लस बी का, है ना। साइन a कोस बी, कोस a साइन बी क्या होता है, साइन a प्लस बी। तो इसको लिखा जा सकता है r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये वेव, ये कौन सी वेव की इक्वेशन आ गई, रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आ गई। हालांकि ये जो वैल्यू है ये हमने अज्यूम की हुई है, इसकी वैल्यू हमें सोल्व करनी पड़ेगी आपकी। मैंने ये बताया था कि यहाँ ये जो है ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। पहली वेव का एम्पलीट्यूड कितना था, A1, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड क्या था, A2, दोनों एक दूसरे पर क्या हुई, सुपरपोज, और कितनी वेव बन गई, एक वेव बन गई, और उस वेव का एम्पलीट्यूड कितना हो गया, R। सो R क्या है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। व्हाट इज R? R इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। R रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। फाई, ये थीटा क्या है, फेज डिफरेंस है पहली वेव के साथ में रिजल्टेंट वेव का। अब ये बात तो क्लियर होगी। अब हमें R की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट ही करनी है। सो R की वैल्यू फाइंड आउट करने का अपने पास एक सीधा सा तरीका है। क्या, ये जो इक्वेशंस हैं
ये चाहिएंगे हमें, इसलिए आप तो इनको नोट कर लीजिए। a1 प्लस a2 cos phi इज इक्वल टू r cos थीटा, और ये दोनों इक्वेशन का यहाँ यूज होगा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? फर्स्टली हमें r की वैल्यू निकालनी है। तो r की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूं? फॉर फाइंडिंग, ये मैं इधर लिख देता हूं स्पेस का, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। r क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव है ये r जो है, आप ये लिख सकते हैं वेयर r, है ना, वेयर r इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। नाउ देखो, आपको वैल्यू किसकी चाहिए? r की वैल्यू चाहिए, क्योंकि r अज्यूम किया हुआ है, और r की वैल्यू फाइंड आउट करने का सबसे इजी तरीका है इक्वेशन फर्स्ट थर्ड और फोर्थ का स्क्वायर करके क्या कर दो? ऐड कर दो। आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन आएगा, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। सो हम कौन सा ऑपरेशन लगा दें? स्क्वायरिंग एंड एडिंग द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ को स्क्वायर करके ऐड कर दे। तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो पहले तो देखिए, दोनों के राइट साइड में जो आ रहा है वो वैल्यू लिख रहा हूं मैं। दोनों के राइट साइड में जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू क्या है? आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस इसकी जो आ रही है राइट साइड में वो है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, दोनों की लेफ्ट साइड में आ रही है उसका भी स्क्वायर करके प्लस करें a1 प्लस a2 cos फाई का स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का स्क्वायर। ये बात क्लियर है। अब देखो, यहां से आप आर स्क्वायर को क्या ले लें? कॉमन ले लें। ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो वैल्यू है वो हो जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर से, या x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो उससे ओपन करेंगे ये होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। क्लियर? अब देखिए, ये दो इक्वेशन से आपके ध्यान रहे, इक्वेशन 3 और 4 बोलूंगा मैं आगे यदि जरूरत पड़ेगी इनकी, तो आपने नोट कर रखी है। अब देखो, ये जो वैल्यूज है ये हम यहां इस तरह से इसमें देखें तो कुछ टर्म कांस्टेंट, ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ये जो वैल्यू है ये तो 1 हो जाएगी। तो ये बचेगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस, इसमें देखो ये जो वैल्यू है कौन से वाली? इसमें a2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है और इसमें भी a2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम a2 स्क्वायर को क्या ले लें? कॉमन ले लें। ये वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। ये ध्यान रखिए, ये वैल्यू कितनी हो चुकी है? 1 हो चुकी है। अब देखिए a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, यहाँ कॉमन आ जाएगा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ये a2 स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में प्लस 2a1 a2 cos फाई। ये बात क्लियर है। अब देखो, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये अगेन क्या हो गया? ये हो गया 1। तो ये वैल्यू आपके पास में आएगी, मैं यहाँ ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं इसी वैल्यू को, ये आ जाएगी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, और ये हो गया प्लस 2a1 a2 cos फाई। यदि r चाहिए आपको तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? r की वैल्यू आ जाएगी क्या? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, जो कि क्या हो? इसका क्या होगा? रूट। यही रिजल्टेंट वेव का क्या होगा? एम्पलीट्यूड। बाय द वे, आपको थीटा निकालना हो, जैसे हमें थीटा की हालांकि जरूरत नहीं है,
थीटा निकालना हो तो थीटा का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो आपके पास एक इक्वेशन आई थी, क्या आई थी, आर कोस थीटा क्या आया था, ये आया था आर कोस थीटा की वैल्यू क्या थी, a1 प्लस a2 कॉस फाई, और आर साइन थीटा क्या था, वो था a2 साइन फाई। ये इक्वेशन कौन सी थी आपके पास, 3 थी, और ये इक्वेशन कौन सी थी, 4 थी। ऐसे यदि आप 3 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 3 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो देखो आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, टेन थीटा, और ये बचेगा a2 साइन फाई डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 कॉस फाई। या टेन थीटा की वैल्यू ये है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स ये। यदि हमें थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो, है ना, क्या निकाल लेंगे, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स a2 साइन फाई डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 कॉस फाई। ये हमें निकालने की जरूरत हो, अदरवाइज हमें यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ गए थीटा की वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते हैं। जो फोर्थ इक्वेशन आई थी आप पहले नोट कर चुके हैं, ये इक्वेशन मैंने तो रफ कर दी थी इसलिए दोबारा लिखिए इसको, ये लिख चुके आप। इस तरह से हमें यदि थीटा की वैल्यू निकालने की जरूरत होती तो वो भी हम निकाल सकते थे। तो ये आर क्या है, रिजल्टेंट वेव की। अच्छा, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कब होगा मैक्सिमम, जब ये क्या हो, 1 हो, क्योंकि cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होगा, कितना होगा, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू 1 करोगे तो a1 प्लस a2 आएगी, और मिनिमम क्या आएगा, a1 माइनस a2। खैर अब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं, है ना, इंटेंसिटी निकालनी है हमें। तो हम ये बता रहे थे ना कि कब इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी और कब इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, मिनिमम होगी। सो आपको ये माइंड में ये क्लियर करना पड़ेगा, इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी यदि आप निकालना चाह रहे हैं तो वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, है ना, ये रिलेशन होता है 11th क्लास में आप स्टडी कर चुके हैं। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड की स्क्वायर की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या इंटेंसिटी आई है वो होगी क्या, के कोई भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, ये के कहीं कूलॉम कांस्टेंट मत समझ जाना, के कोई भी कांस्टेंट इनटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये होती है। अब हम इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी लिखना चाहें और रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहां से क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी, ये नोट कर लिया आपने, नोट करिए इसे। फर्स्ट वेव की यदि हम इंटेंसिटी लिखना चाहें, हम फर्स्ट इंडिविजुअल हर एक वेव की अलग अलग इंटेंसिटी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड क्या माना था आपने, I1। तो मैं यदि इस तरह, तो इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव हम लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट वेव की जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, मैं I1 मान लेता हूं। फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड कितना था, फर्स्ट वेव का जो एम्पलीट्यूड था वो था अपना A1। सो इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव हम नोट लिख सकते हैं क्या, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, क्या, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, फर्स्ट वेव की जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, वो होगी I1 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, A1 था, तो K A1 का स्क्वायर। इसी तरह से हम लिख सकते हैं क्या, इंटेंसिटी ऑफ सेकंड वेव, सेकंड वेव की इंटेंसिटी, और सेकंड वेव की इंटेंसिटी क्या, I2 वो क्या होगी, K A2 स्क्वायर। अब इन दोनों के मिक्स होने के बाद में जब दोनों एक दूसरे पर सुपरपोज हो जाती हैं तो एक ही वेव बन जाती है, और उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, R है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, हम ये कह सकते हैं क्या, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव है वो क्या होगी। अच्छा यहाँ ये और देखिए, cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड आएगा
उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू 1 होगी। तो cos फाई की वैल्यू 1 होने के बाद में मैक्सिमम 1 होती है ना, जब 0 हो एंगल या 2 पाई हो या 4 पाई हो, तो उस टाइम ये 1 होने पर ये बनेगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर का रूट, तो जो कि क्या बन जाएगा, a1 प्लस a2 बन जाएगा, जो कि न्यूमेरिकल के लिए। और मिनिमम एम्पलीट्यूड कब होगा, जब cos फाई की वैल्यू क्या हो, -1, क्योंकि cos फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। ये यहाँ माइनस होते ही यहाँ माइनस होगा, जो कि a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर बनेगा, उसका रूट करेंगे तो ये आएगा a1 माइनस a2। सो ये जो फॉर्मूलाज हैं ये किसके लिए बताए मैंने आपको, न्यूमेरिकल्स के लिए। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये होता है और मिनिमम क्या होता है, ये होता है। खैर आप यही नोट करना अपने को। तो अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव क्या होगी, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी होगी I इज इक्वल्स टू K इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव का स्क्वायर, कितना है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड R था, उसका स्क्वायर। तो यहां से कहेंगे तो K इंटू R स्क्वायर की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप, क्या, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। अब इसको आप इस तरह से, ये हो जाएगा k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस 2 k a1 a2 cos फाई। और k a1 स्क्वायर किसकी वैल्यू होगी, I1 की, फर्स्ट की इंटेंसिटी, और ये होगी सेकंड की इंटेंसिटी, और ये 2 k a1 a2 cos फाई। अब देखिए यहां से ये फर्स्ट की इंटेंसिटी, ये सेकंड की इंटेंसिटी, और ये किसी की इंटेंसिटी नहीं बन रही, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या, देखो इसको लिखा जा सकता है I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस, इसको हम कहें 2, और इसको लिख सकते हम क्या, k a1 स्क्वायर k a2 स्क्वायर और cos फाई को इस रूट से बाहर। तो ये क्या बन जाएगा, देखो सेम वो का वही होगा, यही होगा, सेम रूट से बाहर निकालेंगे तो एक k 2 बार लिख दिया, रूट k इंटू रूट k क्या बन जाएगा, k ही बन जाएगा, k इंटू k स्क्वायर, और उसका रूट से बाहर लेंगे तो क्या बनेगा, k ही बनेगा। आप देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू रूट I1 इंटू रूट I2 इंटू cos फाई, ये इंटेंसिटी होगी। अब इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब दोनों ही वेव किस में हो, सेम फेज में हो। अपन स्पेशल केस की बात कर रहे हैं, स्पेशल केस क्या है, when both waves are in the same phase, when both waves are in the same phase, in the same phase, सेम फेज में होने का मतलब फेज डिफरेंस 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो या 6 पाई हो, इस तरह से। तो इन सभी पर वैल्यू cos फाई की कितनी हो जाती है, cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, cos 2 पाई की भी वैल्यू +1 होती है, cos 4 पाई की वैल्यू भी +1 होती है, तो ये वैल्यू +1 होगी। और ये +1 होगी तो यहां से आप देखेंगे I की वैल्यू होगी I1 प्लस I2 प्लस, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, और वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ये इंटेंसिटी इस केस में क्या आएगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी देखो इसको लिख सकते हैं आप 2 रूट I1 इंटू रूट I2, और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके इस तरह से लिखा जा सकता है, क्या, रूट I1 का स्क्वायर प्लस रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 इंटू रूट I2। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी, और मैक्सिमम इंटेंसिटी की जो वैल्यू है ये होगी आपके पास में रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये पता है इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है
उस इंटरफेरेंस को आप कौन सा इंटरफेरेंस बोलते थे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी ये यहां जो हो रहा है ये इंटरफेरेंस कौन सा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ये कौन सा इंटरफेरेंस है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना। यानी इस केस में हमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या नजर आएगी? मैक्सिमम नजर आएगी। अब देखिए इसमें भी हम एक पर्टिकुलर केस, यदि दोनों वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल होता है A1 और A2, तो दोनों की इंटेंसिटी भी क्या होगी? इक्वल होगी, क्योंकि इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। तो आपने ये कहा ये वैल्यू आ गई मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और मैक्सिमम में ये वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम में भी जब दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हुआ? सेम। सो व्हेन इफ A1 is equals to A2, यानी दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड इक्वल है, देन क्या होगा? देन होगा I1 और I2 भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या नेम दे दें उसको? I नहीं दे सकते। I रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मान चुके, हम मान लेते हैं उसको क्या? I नोट। यानी हर एक वेव की इंडिविजुअल इंटेंसिटी क्या है? I नोट। क्यों? हर एक का एम्पलीट्यूड क्या मान लिया आपने? सेम। और एम्पलीट्यूड सेम होगा तब देखिए मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो हो जाएगी, ये भी क्या? रूट आई नोट, और ये भी क्या? रूट आई नोट, और उसका क्या है? स्क्वायर। तो ये होगा क्या? 2 रूट आई नोट का स्क्वायर, जो कि क्या होगा? 4 आई नोट। यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी एक वेव की इंटेंसिटी की कितने टाइम हो जाएगी? 4 टाइम हो जाएगी। डबल नहीं हो रही, 4 टाइम्स हो रही। 2 वेव थी लेकिन मैक्सिमम इंटेंसिटी है एक वेव की इंटेंसिटी की कितने टाइम हो रही है? 4 टाइम्स। तो आप कहेंगे क्या इंटेंसिटी यानी एनर्जी क्रिएट हो रही है? नहीं, क्रिएट नहीं होगी। जो मिनिमम में 4 टाइम्स 2 टाइम्स मिलनी चाहिए थी वो 0 हो जाएगी, और मैक्सिमम 2 टाइम्स मिल रही है वो यहाँ पे क्या हो रही है? 4 टाइम्स हो रही है। तो इसी तरह से हम क्या, ये आ गया। अब हम बात कर लेते हैं क्या? when both waves are in that opposite phase। नेक्स्ट में इसमें ये क्या थी? सेम फेज में। तो यहां क्या होगा? when both waves are in opposite phase। अपोजिट फेज का मतलब है फेज डिफरेंस या तो क्या होगा? पाई, या क्या हुआ? 3 पाई, या क्या हुआ? 5 पाई, ये इस तरह से। तो इन सभी पर कोस की वैल्यू क्या होती है? इन सभी पर कोस पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी, क्योंकि कोस पाई की वैल्यू भी -1, कोस 3 पाई की वैल्यू भी -1, कोस पाई की वैल्यू भी -1। तो ये जैसे ही यहां माइनस करेंगे, यानी यहां क्या आएगा? माइनस आएगा, है ना। यहां माइनस, इसमें यहां क्या आएगा? माइनस आएगा, और माइनस आने से ये वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां माइनस हो जाएगी। तो इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम या मिनिमम? यहां माइनस आते ही इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? मिनिमम। तो ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस। डायरेक्ट लिख देते हैं हम, क्योंकि cos फाई की वैल्यू माइनस होगी तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस आएगा तो ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ तो ये माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम? इंटेंसिटी आएगी आपके पास में मिनिमम। तो इस केस में जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी? मिनिमम होगी। तो देखिए मिनिमम जो इंटेंसिटी होगी उस इंटेंसिटी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे। वो मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी? इस वाले में क्या आ जाएगा? मिनिमम वो होगी √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। अब देखो इस इंटरफेरेंस को कौन सा इंटरफेरेंस बोला जाएगा? जब इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है इस इंटरफेरेंस को अपन बोलेंगे कौन सा इंटरफेरेंस हो गए? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ये कौन सा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो यहाँ पे यदि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था तो मिनिमम में क्या हो जाएगी? क्योंकि दोनों की इंटेंसिटी भी सेम हो जाएगी और मिनिमम इंटेंसिटी क्या हो जाएगी?
जीरो। तभी तो मैंने जब इंटरफेरेंस को डिफाइन किया था तब कहा था दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हुआ तो मिनिमम इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी और बिल्कुल डार्क फ्रिंज बनेगी। और यदि दोनों का एम्पलीट्यूड क्या नहीं हुआ, इक्वल नहीं हुआ, तो इंटेंसिटी तो मिनिमम हो जाएगी लेकिन जीरो नहीं होगी, आप है ना। तो हम ये कहें इफ एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ, इफ A1 इज इक्वल टू A2 है, देन I1 इज इक्वल टू I2, इसको हम क्या मान लें, I0 जो कि यहां माना था। तो उस केस में ये इक्वल होने पर मिनिमम इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये होगी उसकी कौन सी, मिनिमम इंटेंसिटी। नोट करिए, फिर अपन बात करते हैं इसके एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की, किस तरह से यहाँ पे नोट कर लिया। तो अब देखिए एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरफेरेंस, यानी आप ये देख रहे हैं जब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी इंडिविजुअल इंटेंसिटी की 4 टाइम्स आ रही है और मिनिमम इंटेंसिटी क्या हो रही है, जीरो। ये कब होता है, जब सेम फेज में हो, यानी फेज डिफरेंस या तो जीरो हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो। और ये कब होता है, जब अपोजिट फेज में हो। अपोजिट फेज का मतलब फेज डिफरेंस या तो पाई हो या 3 पाई हो या 5 पाई हो। तो अब हम बात करते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरफेरेंस, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरफेरेंस, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरफेरेंस, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरफेरेंस। देखो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरफेरेंस, एनर्जी आपको कितने टाइम्स नजर आ रही है, 4 टाइम्स एक की, और एक बार हो रही है जीरो। ये आपके माइंड में फीड हो गया। अब देखिए इसको हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो मैं यहाँ पे इस एक्सेस पे तो ले रहा हूं फेज डिफरेंस, इस एक्सेस पे क्या ले लिया, फेज डिफरेंस, और इस एक्सेस पे मैं ले रहा हूं इंटेंसिटी। तो ये जो एक्सेस है इस पे क्या लिया गया है, इंटेंसिटी, है ना। यहां ले रहा हूं मैं फेज डिफरेंस, यानी फाई। फाई क्या है, फेज डिफरेंस है। यहाँ फेज डिफरेंस कहिए जीरो है, पाई है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, इस तरह से। और इस साइड में माइनस में कर लेता हूं, माइनस का पाई, माइनस का 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई, माइनस 5 पाई, माइनस 6 पाई, और इस तरह से लिख सकते हैं हम आगे भी। अब देखो जब फेज डिफरेंस जीरो होता है तो इंटेंसिटी कितने टाइम्स थी, ये मैं 4I0 वाला ले लेता हूं। यहाँ 4I0 है, ये मिड में है 2I0 है, और यहाँ जीरो है। ये वाली लाइन मिड वाली लाइन है। होनी कितनी चाहिए थी इंटेंसिटी, 2 वेव है और दोनों की इंटेंसिटी सेम है, तो हमारे हिसाब से कितनी होनी चाहिए थी, उसकी कांस्टेंट होती तो कितनी होती, 2I0 होनी चाहिए थी ऐसे। लेकिन हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम में जो उसकी इंटेंसिटी है वो कितनी होती है, 4I0। कब, जब फेज डिफरेंस जीरो होता है। फेज डिफरेंस पाई होता है तो इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है जीरो, और 2 पाई पर सेम फेज में इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। ये जैसे मैं लाइन डॉट डॉट बनाऊं तो ये कौन सा स्केल है, ये लाइन है 4I वाली लाइन, रफली कहें तो। अब देखिए 4I वाली जो लाइन है ये 2I वाली लाइन है। अब देखिए 2 पाई पर मैक्सिमम हो जाती है, फिर 3 पाई पर क्या हो जाती है, जीरो। 4 पाई पर मैक्सिमम हो जाती है सेम फेज में, 5 पाई के पे क्या, जीरो। 6 पाई पर मैक्सिमम, और 7 पाई पर जीरो। इस तरह से यही है ना, जहां जहां सेम फेज में है वहां देखो 2 पाई पे सेम फेज में मैक्सिमम, 4 पाई पर सेम फेज में मैक्सिमम, 6 पाई पर सेम फेज में मैक्सिमम, और पाई पे जीरो, 3 पाई पे जीरो, 5 पाई पे जीरो। और इसी तरह से इधर भी पाई पर अपोजिट फेज में जीरो, है ना। 2 पाई पर मैक्सिमम, 3 पाई पर जीरो, 4 पाई पर मैक्सिमम, 5 पाई पर जीरो, 6 पाई पर मैक्सिमम, 7 पाई पे जीरो। इस तरह से ये जो इंटेंसिटी है मैक्सिमम वाली
किसी एक इंटेंसिटी की क्या है 4 टाइम्स है। अब आप कहेंगे कि वेव तो हमारे पास 2 थी, तो इंटेंसिटी दोनों मिक्स होने के बाद में कितनी नजर आनी चाहिए थी, हमें नजर आनी चाहिए थी, ये देखना भाई फेज फाई क्या है, फेज डिफरेंस है, और इस एक्सिस पे क्या ले रहे हैं आप, इंटेंसिटी ले रहे हैं। आप सोच रहे इंटेंसिटी डबल नजर आनी चाहिए थी, 4 टाइम्स कैसे हुई, मैक्सिमम में 4 टाइम्स हुई है तो मिनिमम में वो डबल होनी चाहिए थी, वो क्या होगी, 0 भी तो होगी। तो ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये क्या बता रहा है कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, देयर इज नो लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग द इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। इंटरफेरेंस प्रोसेस में एनर्जी में कोई किसी तरह का लॉस नहीं होता। ये मिनिमम में आप कह रहे हो 0 हो रही है, तो वो एनर्जी कहां शिफ्ट हो गई, मैक्सिमम में बढ़ भी तो रही है, 2i होनी चाहिए थी, 4i हो रही है। तो दिस कर्व या दिस ग्राफ show that there is no loss in energy during interference of light. Total energy remains conserved. Total energy remain conserved. टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। इसको आप ड्रॉ करिए, ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरफेरेंस का ग्राफ।